गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन को समाप्त किया। आज की वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में जानेंगे कि निश्चित समाकलन क्या है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे थोड़ा बेसिक हमने पहला ही क्लास में, जब इंटीग्रेशन का जो पहला क्लास था उसमें ही आपको बता दिया कि अगर ये मान लीजिए x को ऐसे इंटीग्रेट करने के लिए दिया तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा लगा हुआ नहीं। लेकिन इसी को हमने कहा कि अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 3 है। अपर लिमिट इधर ऊपर जो है ऊपर नीचे इस तरह से संख्या लगा देगा, अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 3 है। तो इस केस में ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा? निश्चित समाकलन। क्यों? इंटीग्रेट तो करना है, हमें x को इंटीग्रेट करना है। पहले भी हमें x को इंटीग्रेट करना था, लेकिन पहले सीमा नहीं था। x के किस वैल्यू के लिए करना है? कोई लिमिट नहीं, आप जहाँ तक सबके लिए कर लो। लेकिन इसमें सर्टेन है कि आपको x को तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 3 से 5 के बीच में। ना 5 से ज़्यादा जाना है ना 3 से कम जाना है, 3 और 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो एक सीमा लग गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या? निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में आपको लिमिट मिलेगा और अनिश्चित में ये लिमिट नहीं मिलेगा। जहाँ लिमिट लग गया इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट। ऊपरी सीमा, निचली सीमा, ठीक है। निम्न सीमा, उच्च सीमा, ऐसे इंग्लिश बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है, कैसे इंटीग्रेट होता है, कैसे मान निकलता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन का जो उत्पत्ति हुआ था वो उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन का जो उत्पत्ति है, इंटीग्रेशन मुख्य रूप से एरिया निकालने के लिए बनाया गया था। वैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बनाया गया था जो सर्टेन आकृति का नहीं हो, कोई वृत्त ना हो, कोई त्रिभुज ना हो, कोई गोला ना हो, मतलब एक इरेगुलर साइज का एरिया हो। तो उसके एरिया को निकालने के लिए ही इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है fx का, ठीक है। y = fx का ये ग्राफ है और हमने इसको यहाँ से यहाँ तक घेर दिया। अब हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए इसका जो निर्देशांक है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका निर्देशांक यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो a है, a0, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो है b, यानी b0, ठीक है। अब हमने कहा कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। क्या इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आप कोई रेगुलर फार्मूला से निकाल सकते हो? क्या ये एक वृत्त है, क्या ये त्रिभुज है, या ये चतुर्भुज है? जितने भी नाम हमने आपको बताया या आपने जो भी पढ़ा है उसमें से कोई भी किस्म का आकृति ये नहीं है। तो क्या इसका एरिया नहीं निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा। अब उसी को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को छोटे छोटे धारियों में बांट देते हैं। छोटे छोटे आयताकार धारियों में हम लोग इसको क्या करते हैं? बांट देते हैं। ये इस तरह से ये छोटे छोटे धारियों में हमने इसको क्या किया? बांट दिया, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं h, इसकी चौड़ाई क्या है? h, ठीक है। तो इसकी अगर लंबाई पूछे हम लोग कि इसकी लंबाई क्या है, तो कहोगे सर ये किसका निर्देशांक है? ऊपर वाला किसका निर्देशांक होता है? y का, और नीचे वाला किसका होता है? x का। यानी जो y का मान होगा वही इसका लंबाई होगा। y का मान x कितना पर? a पर। x कितना पर? यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? a है। तो x का वैल्यू इसमें यहाँ डालेंगे तो y कितना हो जाएगा? fa हो जाएगा। यानी इसके लिए ये लंबाई कितना है? तो बोलोगे fa है, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्योर आयत बनाएं पूरी तरीके से, क्योंकि ये अभी आयत नहीं है, इतना एरिया जो है सब में अभी गैप है, ये आपका एक आयत है, ठीक है।
तो अगर इस आयत का क्षेत्रफल हम पूछे तो कहोगे सर लंबाई तो निकल चुका है कितना FA और चौड़ाई है इसका H, चौड़ाई कितना है H। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी FA गुना H। उसी तरह से अगर हम दूसरे वाले आयत की बात करें तो कहोगे सर इसका निर्देशांक कितना है, कोई इसका निर्देशांक बताएगा कि क्या है। तो कहोगे सर ये क्या है H, यहाँ से यहाँ तक कितना A, तो ये H है और यहाँ से यहाँ तक A है। तो यहाँ की जो लंबाई होगी, यहाँ से जो निर्देशांक होगा क्या वो A प्लस H होगा क्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या है A है और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना है, सभी चौड़ाई को H माना है। तो अगर ये H है ये A है तो पूरा कितना होगा A प्लस H। तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी। तो कहोगे सर x का वैल्यू A प्लस H है तो इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो लंबाई जो है A प्लस H हो जाएगी। अगर इस वाले की बात करें, इस वाले की, तो बताओ इसके लिए निर्देशांक क्या होगा। तो कहोगे सर ये भी H है ये भी H है तो कितना H हो गया 2H हो गया और यहाँ तक कितना है A है तो टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल हो गया A प्लस 2H। तो क्या कहोगे सर लंबाई कितनी होगी, तो x का वैल्यू डाल दो इसमें, x का वैल्यू डालोगे तो y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा F A प्लस 2H। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा है ना, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम कहें कि इसमें n धारियां हैं, इसमें कितनी धारियां हैं n धारियां हैं, तो बताओ कि आखिरी धारी का संख्या क्या होगा, आखिरी एरिया का जो नंबर होगा वो कितना होगा। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है इसमें कि अगर n धारियां हैं मतलब ये n लाइनें पारी गई हैं तो जो एरिया है वो n-1 होगी, वो n-1 होगी। अगर आप कहें कि 3 पोल खड़ा है बताओ कितने एरिया बनेंगे, तो आपको पोल 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन एरिया तो 2 ही बनेंगे। अगर हम 3-4 पोल खड़ा कर दे तो एरिया कितना बनेगा, 3 बनेगा। पोल 4 है लेकिन एरिया कितने 3 है। तो हमने कितनी धारियां खींची हैं, n धारियां खींची हैं, छोटी छोटी n धारियां खींची है। तो इसमें एरिया जो है ये एरिया कितनी होंगी, तो एरिया होंगी n-1। तो याद रखिएगा ये n-1 धारियां हैं इसमें, मतलब जो स्ट्रिप्ट हैं ये चौड़ाई वो कितनी है n-1 है। तो अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें तो कहोगे सर सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए तो क्षेत्र का क्षेत्रफल में पता हो जाएगा। तो जो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल है, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कहोगे सबको निकाल के जोड़ दीजिए। पहला वाला धारी का एरिया बताइए, तो कहोगे सर लंबाई FA है और चौड़ाई H है। दूसरा वाला का लंबाई FA प्लस H है और चौड़ाई H है। तीसरा वाला का लंबाई FA प्लस 2H है और चौड़ाई H है। इसी तरह आखिरी वाला का लंबाई कोई बताएगा क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू H, A प्लस n-1 इंटू H और इंटू में H, क्योंकि आखिरी स्ट्रिप आपसे पूछा गया था। देखिए ये पहला स्ट्रिप था है ना, ये पहला स्ट्रिप था तो H हो गया, यहाँ पर A प्लस कुछ नहीं था, यहाँ पर दूसरा में 1, तीसरा में 2, चौथा में 3, पांचवा में 4। इसी तरह nवा में क्या हो जाएगा n-1, एक कमते जा रहा है ना, पहला में एक भी नहीं है, दूसरा में एगो H है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 2 है, चौथा में 3 होगा, पांचवा में 4 होगा, छठा में 5 होगा। तो nवा में बताइए क्या होगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमने निकाल के जोड़ दिया। अब हम आपसे पूछेंगे क्या ये पूरा एरिया मिल जाएगा हमको शुद्ध रूप में, जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों सर जी, क्योंकि देख लीजिए कि ये जो एरिया आपने निकाला है उसमें ये वाला जो कलर किया हुआ है ये एरिया इंक्लूड है क्या, नहीं, ये एरिया इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला है इसका नहीं। तो हमने क्या कहा कि अब इसको कैसे कम किया जाए, है ना, इस त्रुटि को कैसे कम किया जाए। तो हमने कहा कि इसमें और स्ट्रिप बांट लो, और ज़्यादा स्ट्रिप। ठीक है, इतना स्ट्रिप बांट लो कि अगर देख लो कि अगर ये स्लोप है, ये ऐसा स्लोप बना हुआ है और हम कहें कि इसमें एकदम छोटी छोटी धारियां बांट लीजिए, तो पहले इतना का नुकसान था, अब देखिए इतना का ही नुकसान रह जाएगा। और धारी इसमें बना ले बहुत ज़्यादा तो वो नुकसान न के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब जो धारियों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो अनंत हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग अब इसमें लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट लगा देंगे,
अच्छा, इसको सिग्मा लगा के जोड़ सकते हैं, इसको सिग्मा लगा के जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा लगा के जोड़ सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ ए प्लस एच, सिग्मा एफ ए प्लस एच, और एच तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एफ ए प्लस आर एच कर दीजिए यहाँ पे आर एच, जहाँ आर का वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से, जीरो से और जाएगा कहाँ तक, n-1 तक। लेकिन अभी भी इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हम n की बात करें तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, तो कहोगे सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी हो गई, तो कहोगे b माइनस a हो गई। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी हो गई, b माइनस ए हो गई। हम कहेंगे इसमें ऐसी कितनी धारियाँ थी, तो कहोगे n धारियाँ थी, ठीक है, n धारियाँ थी। यहाँ से यहाँ तक कितनी धारियाँ थी, n धारियाँ थी, और चौड़ाई कितना था, h था। तो अगर हम इसमें n से भाग कर दें तो क्या हमें धारियों की संख्या मिल जाएगी, या ऐसे नहीं समझना है तो दूसरे तरीके से समझिए कि इसमें धारियाँ कितनी थी, n, और हर एक धारी की चौड़ाई कितनी थी, h, हर एक धारी की चौड़ाई कितनी थी, h, ठीक है। तो एक धारी की चौड़ाई h और टोटल n धारी है, तो कितने क्षेत्रफल हो जाएंगे, NH हो जाएगा, ठीक है। और ये NH किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए। कहने का मतलब हर एक h है और टोटल कितने हैं, n है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, NH। दूसरे टर्म में देखें तो यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, b माइनस ए, यानी NH किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए, यानी h किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए बाई एन के। अब हमें ये बताइए कि हमें एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालने के लिए n का मान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा के लिए हमने लिमिट लगा दिया क्या, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये बताइए कि n जो है वो किधर की ओर, सॉरी h जो है वो किधर की ओर जाएगा। तो आप देख रहे हो n कहाँ है, बटा में। अगर बटा में इन्फिनिटी डालोगे, आप सभी को पता है कि ऊपर कुछ भी हो बटा में इन्फिनिटी हो तो वो क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी नंबर में इन्फिनिटी से जब भाग करते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जब n नीचे है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो जब n यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जो पूरा मान है वो किधर की ओर जाएगा, वो जाएगा जीरो की ओर। यानी इसको अगर हम h के टर्म में लिखने की कोशिश करें तो कहोगे लिमिट h सिग्मा एफ ए आर प्लस एच। अच्छा, सिग्मा के मतलब जाने ना, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ये जो जोड़ था ना उसी को हमने कंबाइन करके लिख दिया। तो सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, आर स्टार्ट होगा जीरो से जाएगा n-1 तक, और हम h n टेंस टू इन्फिनिटी बोले या h टेंस टू जीरो बोले, यही दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि n अगर टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर तो h किधर की ओर टेंस करेगा, जीरो की ओर। तो ये आ गया आपका एक्यूरेट एरिया, ये आ गया आपका एक्यूरेट एरिया। किसका एरिया, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब एक और बात इसमें देख लीजिए क्या, कि 0 से n-1 था। अगर हम r को आगे घसका दे तो n भी आगे घसकेगा। तो हम 0 ना लेकर हम r को 1 से स्टार्ट करें, हम 0 ना लेकर r को कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, r को 1 से स्टार्ट करें। कहने का मतलब हम इसको लिखना चाहें लिमिट सिग्मा h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, आर को अगर हम 1 से स्टार्ट करें, यानी आर को 1 ऊपर घसकाएं तो n भी ऊपर एक घसकेगा। तो जो n-1 तक जा रहा था वो n अब कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, h टेंस टू 0। तो आप 0 to n-1 लिखो, आप 0 to n-1 लिखो या 1 to n लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। आप 0 to n-1 लिखो या 1 to n लिखो, ठीक है, दोनों का मान सेम होता है। अब इसमें इंटीग्रेशन क्या है समझिए, इसमें इंटीग्रेशन क्या है, ये तो इसका एरिया निकल गया। अब कहा गया कि ये जो फंक्शन है,
ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम लोग इंटीग्रेट करके एफ बी माइनस एफ ए, मान लीजिए कि ये स्मॉल एफ एक्स है और इसको इंटीग्रेट करने पर कैपिटल एफ एक्स अगर आता है, इसको इंटीग्रेट करने पर अगर कैपिटल एफ एक्स आता है तो वहाँ जो एफ बी और एफ ए का जो मान था, एफ बी और एफ ए के जो मान का अंतर था, एफ बी और एफ ए के मान का जो अंतर था वो अंतर इस एरिया के बराबर आ गया। यानी इसका जो मान है वो मान किसके बराबर आ गया, एफ बी माइनस एफ ए के बराबर आ गया। और ये कैपिटल एफ एक्स क्या था, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन था। स्मॉल एफ एक्स का क्या था, इंटीग्रेशन था। तो कहाँ से कहाँ के बीच इंटीग्रेशन था, ए से बी के बीच का इंटीग्रेशन था। तो यही हो गया लिमिट एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, आर स्टार्ट होगा 1 से जाएगा m तक, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। और ये किसके बराबर होगा, ये एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होगा, ये एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होगा। तो इस पूरे चीज़ को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। बाकी ये सारा फार्मूला आपको पेज में दिया हुआ है, जो फार्मूला पेज दिया हुआ था उसमें ये फार्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको नोट करने की इच्छा हो तो नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था समझाना कि इंटीग्रेशन की जो उत्पत्ति हुई है, इंटीग्रेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किससे हुई है, वो उत्पत्ति एरिया से हुई है। यानी इंटीग्रेशन का मुख्य काम एरिया निकालना ही होता है। वैसा एरिया निकालना जो इर्रेगुलर है, अनियमित है, जो नियमित आकृति में नहीं आता है, वैसे का एरिया हम लोग इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है कि ये किसके बराबर होता है, एफ ए एफ एक्स के बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी के बराबर होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए ये किसके बराबर होता है, तो ये एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होता है। यही अभी आपको यूज करना है, क्योंकि इस फार्मूला पर जो क्वेश्चन होगा वो 7.8 में वो हम लास्ट में कराएंगे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फार्मूला हम बता दिए हैं, चीज़ें हम समझा दिए हैं, बाकी इस पर जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 7.8 का वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है यहाँ पे सिर्फ ये एफ एक्स इंटू डी एक्स अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए का जो वैल्यू होगा वो एफ बी माइनस एफ ए होगा। दूसरी बात क्या याद रखना है, अनिश्चित समाकलन x में आता था, यानी अनिश्चित समाकलन कोई फलन ही होता था, लेकिन निश्चित समाकलन कोई संख्या होगा। इसका आंसर x के टर्म में नहीं आएगा, इसका आंसर 1 2 3 4 पाई ABCD के टर्म में आएगा, ना कि XY के टर्म में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, निश्चित समाकलन कोई संख्या है, ये संख्या के रूप में 1 2 3 4 5 का मान आएगा इसका। ठीक है, √2 √3 π/4 ऐसा मान आएगा, x का मान इसमें नहीं आता है, x का मान निश्चित समाकलन में आएगा, सॉरी अनिश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन में कोई संख्या होगा। ठीक है, तो मेन फार्मूला हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एफ बी और एफ ए के बीच, सॉरी ए और बी के बीच, तो वो इंटीग्रेट होकर हमें कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए देगा। और याद रखिएगा, निश्चित समाकलन में सी का कोई मतलब नहीं होता है, निश्चित समाकलन में सी का कोई मतलब नहीं है, यानी सी इसमें नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है उसका भी हम कारण बता देते हैं कि निश्चित समाकलन में सी क्यों नहीं लगाना है। देखिए एफ बी स्मॉल एक्स, मान लीजिए कि ये इंटीग्रेट होकर कैपिटल एफ एक्स और सी दे दिया,
कैपिटल एफ एक्स और सी प्लस में सी दे दिया, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किए, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी दे दिया। अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए। अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, तो पहले हम क्या रखते हैं, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में फार्मूला का माइनस होता है, और फिर क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले अब हम लोग क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो बी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी होगा। बोलो एफ बी प्लस सी होगा। अपर लिमिट रखे तो बीच में फार्मूला का क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या रखेंगे, इस लोअर लिमिट रखेंगे, कौन, ए, तो एफ ए प्लस सी हो गया। अच्छा, लिमिट कहाँ रखते हैं, एक्स के मान में रखते हैं। ये जो लिमिट होता है वो एक्स का मान होता है, ठीक है, तो एक्स की जगह रखते हैं ये लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और बीच में माइनस होता है। तो जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, निश्चित समाकलन में सी नहीं लगता है, ठीक है, निश्चित समाकलन में सी नहीं लगता है। और क्या याद रखना है, इसमें एक्स का टर्म नहीं आएगा, इसमें संख्या होगा ए बी सी 1 2 3 4 5 ऐसे का मान आएगा, ठीक है, इसमें एक्स नहीं आएगा। यही है निश्चित समाकलन। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं, पेज में दिया हुआ है, लेकिन उसका यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। वो फार्मूला उसी का है, लिमिट सिग्मा 1/n सिग्मा r/n, r स्टार्ट होगा 1 से जाएगा n तक, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। ये एक स्पेशल केस है, और ये केस होता है 0 से 1 fx dx, 0 से 1 fx dx। यानी जब अपर लिमिट b का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट a का वैल्यू 0 रखेंगे तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, सिग्मा r/n 1/n यहाँ पे लगा दीजिए, 1/n इंटू r/n, ठीक है। ये जो होगा, जहाँ r स्टार्ट होगा 1 से जाएगा n तक, n टेंस टू इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 1/, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। ये स्पेशल केस है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 के लिए, और बहुत कम बच्चा इस तरह का इंटीग्रेशन जानता है, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसे 1-2 क्वेश्चन पिछले 2 सालों में पूछा जा चुका है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को मिलता भी नहीं है, ना केसीसी में मिलेगा, एनसीईआरटी तो दूर की बात है, ठीक है। तो रेयर केस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन पूछा गया है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, लिमिट सिग्मा 1/n इंटू r/n, r स्टार्ट होगा 1 से जाएगा n तक, n टेंड्स टू इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो एफ एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। मेन मुद्दा ये नहीं, मेन मुद्दा यहाँ है, याद रखिएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। ये स्पेशल केस है जब अपर लिमिट b 1 हो जाए और लोअर लिमिट a 0 हो जाए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे उस समय। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले इसके। देखिए, निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका बदला नहीं है। जिस तरीके से आप इंटीग्रेट करके आते थे उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, बस एक्स्ट्रा इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा लिमिट लग जाएगा, बाकी जिस तरीके से आप इंटीग्रेट करते थे उसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के नियम में कोई मतलब बदलाव नहीं आना है। जो मेथड आपने सीखा है
जो स्पेशल स्ट्रक्चर से आप लोग इंटीग्रेट किए हैं, सब उसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, बस लिमिट लगा देना है। एक्स्ट्रा एक ही काम होगा इसमें, लिमिट लगा देना है ना। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, ठीक है, समझना बात को। अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो इसके इंटीग्रेशन करने के मेथड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसे आप इंटीग्रेट करते थे वैसे ही इंटीग्रेट करना है। करो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट, क्या होगा x³ by 3, बस इसमें अब क्या करना है, लिमिट लगा देना है। अपर लिमिट कितना है 3, लोअर लिमिट कितना है 2। पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो रखिए x की जगह कितना 3, तो 3 का क्यूब बटा 3, 3 का क्यूब बटा 3 माइनस 2 का क्यूब बटा 3, 2 का क्यूब बटा 3। ये x की जगह एक बार 3 रखे, एक बार 2 रखे, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 बटा 3 माइनस 8 बटा 3, यानी 27 में से 8 जाएगा कितना 19, क्योंकि नीचे दोनों का 3 3 है, तो 19 बटा 3। ये देखिए आ गया इसका आंसर। इसमें c नहीं लगता है, ठीक है, कारण है हमने आपको बता दिया है। और देखिए इसका जो है मान आता है, x का टर्म नहीं होता है, 19 बटा 3 एक संख्या है, संख्या मान आएगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो, जैसे हमने दे दिया क्वेश्चन 0 to π/2 sin x, 0 to π/2 sin x, यानी अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 sin x को इंटीग्रेट करना है। तो आप सभी को पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो माइनस cos π/2 फार्मूला का माइनस, अब फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो इसका माइनस इसको क्या कर देगा प्लस cos 0, ठीक है। माइनस cos x था ही और फार्मूला का माइनस होता, फिर इसमें 0 रखते माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस cos 0 हो गया। cos π/2 यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना होता है निश्चित समाकलन में, जैसे आप इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट करना है, बस एक्स्ट्रा क्या है लिमिट लग जाता है और उस लिमिट का आपको मान निकालना होता है, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज मतलब 7.9, अच्छा 7.8 मत क्यों सोचना कि छोड़ दिए, 7.8 बताएंगे लास्ट में, जब आप ये समझ जाओगे तो 7.8 लास्ट में बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हमने फार्मूला आपको बता दिया है। तो आप लोग करोगे 7.9, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिक्कत अगर करने वाला होगा तो हम बता देते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि इंटीग्रेशन कोई नया नहीं है, इंटीग्रेशन वही पुराना है जो आप लोग इंटीग्रेट करके आए हो, ठीक है। नया इसमें कुछ नहीं, नया होगा जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ इसका पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन का जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो कुछ नया होगा, वहाँ देखेंगे उस समय। अभी कोई नया नहीं है इसमें। देखिए दिक्कत तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको कहीं होना चाहिए, फिर भी एक दो प्रश्न फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 to 3 x/, x² + 1 dx। तो अभी प्रतिस्थापन विधि इसमें नहीं लगाना है, यानी अभी मानना नहीं है, मानेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना है, अभी हम लोग निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि नहीं देख रहे हैं। तो आप सभी को पता है, इतना बनाकर आए हो कि x² + 1 का अवकलज कितना है 2x,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज कितना 2x, तो हम ऊपर बना देते हैं 2x, ठीक है, और 2x बना देते हैं अपना मन से, हमारे पास तो सिर्फ x था, तो बाहर हमें कितना लगाना पड़ेगा 1/2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब इसको आप t मानोगे तो इसका अवकलज 2x इंटू डी एक्स आएगा, और 2x इंटू डी एक्स की जगह dt हो जाएगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है 1/t dt, 1/t, अगर ये t है तो ये dt हो जाएगा, ये अगर t है तो ये क्या हो जाएगा dt, तो 1/t इंटू dt, जिसका इंटीग्रेशन बच्चा को पता होगा 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, यानी log t कौन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log t की जगह ये होता तो ये dt हो जाता, यानी 1/t का इंटीग्रेशन log t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। तो आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं है, इंटीग्रेशन के तरीका में कोई बदलाव नहीं है, है ना। इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, बस क्या लग गया लिमिट लग गया। अब इसमें रखिए मान, है ना, पहले क्या रखना है अपर लिमिट कितना 3, तो पहले आप 3 रखोगे, log 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर एक्स की जगह रखना है ना प्लस 1, अपर लिमिट रखा गया, अब माइनस लोअर लिमिट log x का वैल्यू कितना रखोगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1/2, ये कितना हो गया log 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 10, माइनस log 5 और log m बटा n क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है log m बटा n, यानी log 10 बटा 5, ठीक है, 5 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, यानी 1/2 log 2, 1/2 log 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बनाओ, कम से कम आप जो है 13 तक बनाओ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ क्वेश्चन और इसमें हमको बताना होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको 1 से लेकर 13 तक, 13 तो हम बता ही दिए, 12 तक आपको बनाना है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।